हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को जनरल इंजीनियरिंग के लिए जो मॉस हम पढ़ रहे हैं उसमें एक और बहुत इजी टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। ठीक है, मैकेनिकल एंड सिविल वाले इस चीज को पढ़ चुके रहते हैं, अच्छे से उनको नॉलेज भी होता है। जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स का वो मेनली सिविल के लोग पढ़ते हैं, बट यहां पर जो जनरल इंजीनियरिंग के लिए हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक्स रहेगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज होगा और उसी को ध्यान रखना और उसी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हार्डली 2 से 4 दिन तक चलेगा ये टॉपिक, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे ताकि उससे टफ क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे, उससे कोई भी इजी क्वेश्चन होगा तो हम उसे बना लेंगे। नाउ कॉलम एंड स्ट्रट्स, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो देखते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बट ये वर्ड्स आपने जरूर सुना होगा, द वर्ड कॉलम। आप लोग जो अपने घरों को बनवाते हैं तो घरों में जो पिलर्स रहते हैं या जो कोने में जो हम लोग जो रहता है वो कॉलम्स होता है जो सपोर्ट देता है। ठीक है, जो आपके घरों को सपोर्ट देता है, जो बिल्डिंग्स एंड फ्रेम्स जो होते हैं आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करूं तो अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं मेनली कॉलम्स एंड स्ट्रट्स वो जो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं तो वो सपोर्ट किस नेचर का है? वो सपोर्ट होता है कंप्रेसिव नेचर का, और वो कंप्रेसिव नेचर कहां से आता है? वेट ऑफ द बिल्डिंग्स या वेट ऑफ द टॉप्स जो रूफ्स की वजह से, या जो आप लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम घरों में चल रहे हैं, अगर हम बिल्डिंग्स में हैं तो बिल्डिंग्स में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स का अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जिससे वो बना रहता है, काफी हैवी मटेरियल्स यूज होते हैं, तो उनको जो सपोर्ट देने का काम करता है वो काम करता है स्ट्रट्स। ठीक है, चलिए मैं इसको बेसिक आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया और इसी 2 डायग्राम के बेसिस में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्ट्रट्स एंड कॉलम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रट्स एंड कॉलम आपके स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं या स्ट्रक्चरल फ्रेम के वो मेंबर होते हैं जो कि सब्जेक्टेड होते हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड के। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख के बता देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख रहा हूं द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द स्ट्रक्चरल मेंबर, द स्ट्रक्चरल, ठीक है, द स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर सपोर्टेड नहीं करके विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एक्सियल लोडिंग is known as struts। ठीक है, ओके। नाउ एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि सब्जेक्टेड टू होता है एक्सियल लोडिंग के, तो हम उसी को क्या कहते हैं? हम उसी को स्ट्रट कहते हैं। अब अगर आपको इस बेसिक डेफिनेशन से भी समझ में नहीं आता है तो मैंने ये डायग्राम बना दिया है। देखिए यहां पे जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो इन 2 फ्रेम्स को सपोर्ट कर रहा है। ओके, नाउ ये जो मेंबर है जो मेरा इन 2 फ्रेम्स को जो सपोर्ट कर रही है स्ट्रक्चरल मेंबर, इसी को मैं कहता हूं स्ट्रट, STRUT। ठीक है, स्ट्रट। अब यहां पे क्या हो रहा है? मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं, देखिए यहां पे एक फोर्स अप्लाइड है P, ये फोर्स एक्सटर्नली लोडेड है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इस फोर्स की वजह से कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरेट होगा, कुछ कंप्रेसिव नेचर का फोर्स यहां पे लगेगा। तो ये स्ट्रट का काम ही यही होता है कि जो भी एक्सटर्नल लोडिंग होता है किसी भी स्ट्रक्चर, ये जो हमारे फ्रेम्स में, ठीक है, फ्रेम का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग होता है, तो ये क्या करता है? इसको सपोर्ट देने को काम आता है और इसी टाइप के मेंबर को हम क्या करते हैं? स्ट्रट कहते हैं। ठीक, अब स्ट्रट्स जो होते हैं वो आपके कैसे भी हो सकते हैं। आपके स्ट्रट्स हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, आपके स्ट्रट्स वर्टिकल हो सकते हैं, आपके स्ट्रट्स इंक्लाइंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्ट्रट की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि द वर्टिकल, देखिए अब मैं आपको लिखवा रहा हूं कॉलम्स का। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरा जो लिखवाना चाहता हूं वो है कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स क्या होता है? देखिए वर्टिकल स्ट्रट्स जो होते हैं, वर्टिकल स्ट्रट्स जो कि आपके फ्रेम्स में यूज होते हैं या किसी स्ट्रक्चर में यूज होते हैं जो कंप्रेसिव लोड को सहते हैं, ठीक है, उसी को हम कॉलम्स कहते हैं। चलिए इसको मैं लिखवा देता हूं, द स्ट्रट्स, ठीक है, विच आर vertical and
and are subjected to axial loading which is compressive in nature, ठीक है, which is compressive in nature is known as columns। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है स्ट्रट्स एंड कॉलम में, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है कि आपका जो स्ट्रट होता है वो एक ऐसा मेंबर होता है आपके फ्रेम का, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है फ्रेम का जो कि एक्सियल लोडिंग, जो कि सब्जेक्टेड टू होता है किसी ना किसी तरह का एक्सियल लोडिंग, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसी स्ट्रट को मैं अगर वर्टिकल स्ट्रट्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल स्ट्रट्स की बात करूं, देखिए ये भी एक स्ट्रट है, लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली करूं और ये वर्टिकली में क्या, देखिए यहाँ पे कुछ लोड, कुछ एक्सियल लोड को ये सह रहा है, और इस लोड को ध्यान से देखिए ये किस नेचर का है, ये कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। तो ये जो लोड इस स्ट्रट पर लग रहा है जो कि वर्टिकल है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहा है, तो इस स्ट्रट को हम कहते हैं कॉलम। इसी स्ट्रट को हम क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, देखिए जो कॉलम होता है दिस इज आल्सो स्ट्रट, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ये भी एक फ्रेम को सपोर्ट करता है, ठीक है, दोनों केसेस में हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लग रहा है, ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर मैं एकदम बेसिक डिफरेंस लेवल पे बात करूं तो हमारे जो स्ट्रट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो जनरली आप यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रट्स आर जनरली, जो आपके सब्जेक्ट, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बस उतना ध्यान रखना है कि स्ट्रट्स आर जनरली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड, ठीक है। देखिए सिविल वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं इसका। जो मैथमेटिक्स, जो यहाँ पे मैकेनिक्स आपका लग रहा है, जो यहाँ पे फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है और उतने ही पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग के केस में, ठीक है। मैं प्रॉपर इसको सिविल वालों के लेवल पे नहीं पढ़ा रहा, और हम मैकेनिकल में भी इसको बहुत बेसिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रट्स जो होते हैं वो जनरली हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड होते हैं, और जो आपके कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स क्या होगा, कॉलम्स आर वर्टिकल स्ट्रट्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है। नाउ एक और इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपके जो स्ट्रट्स होते हैं वो या तो बोथ द साइड फिक्स्ड हो सकते हैं, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं, आई होप आपने इसको लिख दिया होगा। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिखेंगे तभी आप इसको प्रॉपर रिवाइज कर पाएंगे। तो जो डेफिनेशंस मैं लिखता हूं वो डेफिनेशंस आप लोग भी प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक और पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि स्ट्रट्स जो होते हैं, स्ट्रट्स आर फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। देखिए स्ट्रट्स आपके दोनों एंड से फिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। वन एंड फिक्स्ड, एक एंड फिक्स्ड हो सकता है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, ठीक है, अदर एंड फ्री। या फिर आप क्या कह सकते हैं, पिन जॉइंट हो सकता है, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, पिन जॉइंट हो सकता है। देखिए आपके जो स्ट्रट्स होते हैं वो या तो दोनों साइड से फिक्स्ड हो सकते हैं, एक साइड से फिक्स्ड, एक साइड से फ्री हो सकता है, हिंज जॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे कैन बी HINGED हिंज्ड जॉइंट्स, ठीक है, हिंज्ड जॉइंट्स हो सकता है, पिन जॉइंट हो सकता है। लेकिन जो आपका कॉलम होता है, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स जो होता है वो हमेशा दोनों साइड से फिक्स्ड एंड होता है। कॉलम्स हैव ओनली फिक्स्ड एंड्स बोथ द साइड्स, फिक्स्ड एंड्स बोथ द साइड्स, ठीक है। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैं एक कॉलम की बात कर रहा हूं तो कॉलम आपका हमेशा किस नेचर का होगा, ये देखिए दोनों तरफ से ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रट भी है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये एक स्ट्रट का एग्जांपल हो गया, ये भी दोनों साइड से फिक्स्ड है बट ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रट हो गया और ये आपका लेकिन एक कॉलम है, ठीक है। अगर मैं इसको एक साइड से ओपन कर दूं और एक साइड से फ्री कर दूं देन इट विल बी अ स्ट्रट, ओके। भले ये वर्टिकल पोजीशन पे है बट हम लोग इसको एज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ स्ट्रट पर ही कंसीडर करेंगे। बस इतना ही आप लोगों को स्ट्रट्स एंड कॉलम का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स होते हैं,
कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अगर मैं आपको स्ट्रट्स के कुछ बेसिक एग्जांपल बताना चाहूं, ठीक है, तो मैकेनिकल वाले इसको कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बता सकते हैं जो बेसिक एग्जांपल्स होते हैं। पहला आपका एग्जांपल्स हो सकता है पिस्टन रॉड, ठीक है, पिस्टन रॉड जो होता है वो भी एक तरह का स्ट्रट होता है। आपके जो कनेक्टिंग रॉड्स होते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स, ठीक है, आपके जो कनेक्टिंग रॉड्स होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, वो भी स्ट्रट्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। आप लोगों के साइड लिंक्स इन फोर्जिंग, ठीक है, साइड लिंक्स इन फोर्जिंग के भी जो एग्जांपल होते हैं वो स्ट्रट्स के ही एग्जांपल्स होते हैं। ओके, नाउ यहां पे आप लोगों को बेसिक एक चीज पता चल गई कि स्ट्रट्स एंड कॉलम वो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं विच आर सब्जेक्टेड, जो कि सब्जेक्टेड होते हैं किसी भी तरह के एक्सियल लोडिंग या एक्सटर्नल लोडिंग के। एक्सियल नेचर का होता है वो लोडिंग और कंप्रेसिव नेचर का होता है, यानी कि कंप्रेसिव यानी कि उसको दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहां पर जो कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हम लोग को यहां सीखने जरूरी है अगर हम इनके न्यूमेरिकल्स को समझना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 से 4 टर्म्स हैं, 2 से 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वर्ड्स का हम जरूर यूज करेंगे कॉमन टर्म्स में जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला टर्म है वो है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, बहुत इजी है, डरने वाली कुछ बात नहीं है। स्लेंडरनेस, इनके नाम जितने खतरनाक होते हैं एक्चुअली उतना इजी होता है। स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है, ठीक है, क्या होता है, देखिए स्लेंडरनेस रेशियो जस्ट है एक रेशियो बिटवीन द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम और उसके मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का। चलिए मैं इसको एक बार लिख के दे देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड, ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम टू दी, ठीक है, टू दी लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन of the end of the column is known as चलिए अनसपोर्टेड कॉलम, इट इज तो मैं लिख दिया हूं, ठीक है, इट इज नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो वो रेशियो होता है कॉलम के लेंथ और उसके लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है L/K, ठीक है, इसको आप डिनोट कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि कहां पे यूज होता है, तो आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो पहला टर्म होता है वो होता है स्लेंडरनेस रेशियो, जहां पे L होता है लेंथ ऑफ द कॉलम और K क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि हम इसको मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन भी कह सकते हैं। जो दूसरा टर्म हम यूज करते हैं, दूसरा टर्म होता है वो होता है बकलिंग फैक्टर का, बकलिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि बकलिंग फैक्टर क्या होता है। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो की तरह भी ये भी एक रेशियो ही होता है, ठीक है, इट इज आल्सो द रेशियो। तो चलिए इसको भी मैं बताता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ आपका इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम by the minimum radius of gyration, minimum radius of gyration, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। अब इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखिएगा। ये टर्म इक्विवेलेंट लेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इक्विवेलेंट लेंथ के बेसिस पर ही सॉल्व होंगे। बट अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए अभी के लिए कि आपका जो बकलिंग फैक्टर होता है वो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ द कॉलम का बराबर होता है। तो अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लिखना चाहूं तो बकलिंग फैक्टर जो होता है, बकलिंग फैक्टर होता है आपका इक्विवेलेंट लेंथ, इसको हम LE से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के। ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो भी L/K होता है, बट ये L जो होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। ठीक है, और जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होता है और ये जो L होता है, इनमें कुछ रिलेशंस होता है। ठीक है, और इन्हीं रिलेशंस को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स और फैक्टर्स आप लोगों को बता रहा हूं वो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो जो तीसरा है, तीसरा आपका जो यहां पे पॉइंट है, ठीक है, वो है आपका द बकलिंग लोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बकलिंग लोड। ठीक है, चलिए, आपका है बकलिंग लोड, थर्ड पॉइंट बकलिंग, BUCKLING, बकलिंग लोड। ठीक है, चलिए बकलिंग लोड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बकलिंग लोड के बारे में समझा देता हूं। क्या होता है ये, आपने एक वर्ड सुना होगा बकल। ठीक है, बकल यानी कि मुड़ जाना। ठीक है, देखिए क्या होता है, इन केस हमारा जो लोडिंग का जो हमारा जो स्ट्रट्स एंड कॉलम होता है उसमें जो लोडिंग लगता है वो कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक कॉलम है जिसमें मैं एक कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूं, तो यहां पे दो चीजें हो सकती है फ्रेंड्स। यहां पर या तो इस लोड की वजह से मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बकल हो जाए, इस टाइप से इस टाइप से कुछ कंप्रेस हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो ये कॉलम है, ये अब हमारे इस लोड की वजह से कुछ बकल हो जाए, यानी कि कुछ टेढ़ा हो जाए, कुछ इस टाइप से हो जाए। ठीक है, तो वो फोर्स की वैल्यू जिसकी वजह से या तो मेरी बॉडी बकल हो जाए, यानी कि कुछ उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाए, उस फोर्स की वैल्यू के लिए जिस फोर्स की वैल्यू के अबाउट बॉडी पर अगर किसी तरह का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑकर हो जाए या फिर उसमें बकल आ जाए। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल ये बकल का है। ठीक है, ये एक्चुअली यहां तक नहीं होगा, इसका बेस तो नीचे तक ही होगा। ठीक है, इसका बेस तो हमारा नीचे तक ही होगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसकी बॉडी पर कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है। ठीक है, तो वो लोड जिसके वजह से हमारे कॉलम्स पर किसी तरह का लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाए या उसमें बकल हो जाए, तो उसी लोड को हम क्या कहते हैं, बकलिंग लोड कहते हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं, द मैक्सिमम लोड, ठीक है, द मैक्सिमम लोड which tends to produce some linear, ठीक है, some linear deformation or creates a buckle, ठीक है, in the structure of the column, ठीक है, in the structure of the column is known as buckling, ठीक है, buckling load। ठीक है, वो लोड जिसकी वजह से आपके कॉलम पर किसी भी तरह का लेटरल डिस्प्लेसमेंट या कोई बकल आ जाए, उसी को हम बकलिंग लोड कहते हैं। ओके, नाउ अगर मैं अपना कोई स्ट्रक्चर या कोई फ्रेम तैयार कर रहा हूं, अगर हम घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहां पर हम ऐसी डिजाइन करते हैं कि जो हमारे कॉलम्स पर जो लोड लगे, बहुत ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका बकलिंग लोड होता है, ठीक है, उस बकलिंग लोड की वजह से आपके कॉलम्स में डिफॉर्मेशन आ रहा है या बकल आ रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम स्ट्रक्चर, जो भी हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं या जो भी हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसमें जो लोड लगना चाहिए कॉलम्स पर, ध्यान रखिए कि वो उसके बकलिंग लोड से कम लगना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर वो बकलिंग लोड के बराबर या उससे ज्यादा लग गया आपके कॉलम पर, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉलम बेंड हो सकता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर क्रैश हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, आपका होल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी डिजाइन
डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, जो डिजाइनिंग की जाती है वो इसी बेसिस पे की जाती है, ठीक है, कि आपका जो लोड लगे, जो कंप्रेसिव लोड लग रहा हो आपके कॉलम्स के ऊपर, उसकी जो वैल्यू हो वो बकलिंग लोड से सिग्निफिकेंट अमाउंट पर कम हो। ओके, नाउ जो बकलिंग होता है, ठीक है, बकलिंग जो होता है, ओके, याद रखेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बकलिंग लोड, ठीक है, बकलिंग लोड ऑकर्स, ठीक है, बकलिंग लोड ऑकर्स एट दी एक्सिस, ठीक है, एक्सिस हैविंग लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इससे कई बार कि आपका बकलिंग लोड उसी एक्सिस के अबाउट होता है जिस एक्सिस के अबाउट आपका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो आपका, अगर मैं जो कॉलम की बात करूं, कॉलम, ठीक है, अगर मैं कॉलम की बात करूं तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो इसका ये है, ये क्या, देखिए कंपैरेटिवली टू इसके लेंथ, इसका जो विड्थ है उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कम है, तो बकल होगा तो यहीं से इसी पॉइंट के अबाउट ये बकल होगा। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आपको याद रखनी है कि जिस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है वहां पे बकलिंग होने की जो चांसेस होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर तो इसमें आप लिख सकते हैं बकलिंग ऑकर्स एट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, लीस्ट आपका मूवमेंट और रेडियस ऑफ गायरेशन तो मैंने बता दिया है, लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं एक डायग्राम जैसे आपको बता देता हूं, जैसे आपका जो कॉलम होता है अगर मैं उसे एक रेक्टेंगुलर कॉलम मान के चलूं, ठीक है, आपका जो कॉलम है, ठीक है, अगर मैं उसको एक रेक्टेंगुलर कॉलम मान के चलूं, ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये है इसका बेस और ये है इसकी हाइट, ठीक है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आई एक्स की अगर मैं यहां पे वैल्यू करूं तो यहां पे क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी bh³/12, ओके, यही फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और उसी तरह से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं, I क्या हो जाएगा, hb³/12, ओके। नाउ Ixx और Iyy को जब आप कंपेयर करेंगे तो Ixx और Iyy एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किस जगह पे आपका बकलिंग होने की चांसेस ज्यादा है तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, Ixx की जो वैल्यू है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहूं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल पॉइंट होता है, ये हमारा सेंट्रोइडल पॉइंट है, ठीक है, और ये है वाई पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिए Iyy, देखिए यहां पे जो बकलिंग होगा, अगर मेरा फोर्स कुछ इस नेचर का है, ठीक है, अगर मेरा फोर्स इस नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है, इस डायरेक्शन में, तो यहां पे बकल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन पे आपका लोड लगा दूं तो देखिए Iyy कम है आपका, Iyy देखिए क्योंकि b³, ठीक है, b³ यानी कि विड्थ कम है हाइट के कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका जो बकलिंग जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगा, या बकलिंग की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी, वेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ओके। जो चौथा पॉइंट है हमारा, हमने पढ़ लिया यहाँ पे बकलिंग लोड के बारे में पढ़ा, हमने स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पढ़ा, हमने बकलिंग फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। जो लास्ट पॉइंट होता है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, उसे पढ़ना भी चाहिए, वो होता है द सेफ लोड, ठीक है, सेफ लोड।
नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा लोड लगाया जाए जो हमारे कॉलम या स्ट्रट्स के लिए सेफ हो। सेफ हो का क्या मतलब है कि वहां पर जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो बकलिंग लोड के वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपका सेफ लोड की वैल्यू है P और आपके बकलिंग लोड की वैल्यू है P डैश, ठीक है, तो आपका जो P होना चाहिए वो सिग्निफिकेंटली लो होना चाहिए एज कंपेयर टू P डैश। ठीक है, हमारा डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो सेफ लोड होना चाहिए वो हमारे बकलिंग लोड से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सेफ लोड को आप क्या लिख सकते हैं? इट इज द लोड अप्लाइड ऑन द कॉलम्स एंड स्ट्रट्स व्हिच आर सिग्निफिकेंटली लेस देन द वैल्यू ऑफ द बकलिंग लोड व्हिच इज नोन एज सेफ लोड। ठीक है, सेफ लोड को जो अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो सेफ लोड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, सेफ लोड की जो वैल्यू होती है वो होती है बकलिंग लोड। ठीक है, बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी ये भी पूछा जा सकता है, बट ये दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए सेफ लोड की जो वैल्यू होती है वो बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। जहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, आपकी मोर देन 1 या 2 जो भी होता है 1 या 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है सेफ लोड का। और आप इसे ऐसा फॉर्मूला ना रख के, आप इसे ऐसा फॉर्मूला ना पढ़ के, आप इसे ऐसा कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए बकलिंग लोड में आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा, तो हम ऐसा उसको डिजाइन करेंगे कि उसमें जो लोड पड़े, आपके कॉलम्स में जो लोड पड़े वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का हो और उनकी जो वैल्यूज हो वो बकलिंग लोड से सिग्निफिकेंट अमाउंट कम हो। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया 4 चीजें। ओके, ये हमने 4 फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम जो यहां पे पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब यहां पे हम टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ेंगे उनके साइजेस के अकॉर्डिंग। चलिए तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, साइजेस के अकॉर्डिंग कॉलम्स का क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलम्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स जो होता है बेसिकली उनके शेप और साइज के बेसिस पे होता है। ठीक है, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप्स ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है लॉन्ग कॉलम्स, दूसरा होता है मीडियम कॉलम्स और तीसरे टाइप के जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग कॉलम्स। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला है हमारा वो है शॉर्ट कॉलम्स। ठीक है, शॉर्ट कॉलम्स। ठीक है, शॉर्ट कॉलम्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आपके जो कॉलम्स है उनकी जो लेंथ होगी वो सिग्निफिकेंटली कम होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉलम है, बहुत ध्यान रखिएगा, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कॉलम है जो कि शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, तो इसके लिए जो मेन कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन वो ये होती है कि इसका जो लेंथ होता है, ठीक है, अगर मैं इसको कहूं लेंथ ऑफ द कॉलम L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम, और ये मेरा है डायामीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं मान के चल रहा हूं कि सर्कुलर है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख देता हूं, L इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, L इज द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, जो आपका D होता है वो होता है डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर यहां पर L जो है यानी कि लेंथ ऑफ द कॉलम अगर उसके 8 टाइम्स डायामीटर से कम होती है, ठीक है, अगर यहां पे लेंथ, कॉलम की लेंथ अगर उसके डायामीटर से 8 टाइम्स कम होती है तो उसे ही हम शॉर्ट कॉलम्स कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? शॉर्ट कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ लेंथ और डायामीटर का ही रिलेशन नहीं होता है, यहां पे रिलेशन होता है स्लेंडरनेस रेशियो का भी। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है कि जो शॉर्ट कॉलम्स होते हैं उनका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो जो कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्या
कॉलम्स, तो वो अगर लेस देन 32 होता है तो भी हम उसे शॉर्ट कॉलम्स की कैटेगरी पर रखते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, लेंथ शुड बी लेस देन 8 टाइम्स द डायमीटर, और जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 32 से कम होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के कॉलम्स को ही हम शॉर्ट कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट कॉलम पे फोर्स लगा दे रहा हूं। चलिए अब मैं फोर्स लगा देता हूं। ये रहा मेरा शॉर्ट कॉलम और यहां पे ये रहा मेरी एक्सिस, ये रही मेरी एक्सियल। यहां पे ध्यान दीजिए, हम एक्सिस पर ही फोर्स की बात कर रहे हैं। देयर इज नो एसेंट्रिसिटी, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। एसेंट्रिसिटी का मतलब अगर मैं एक्सिस से थोड़ी दूरी पर फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो वो जो दूरी होती है एक्सिस से उसी को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग में हम एसेंट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पे फोर्स लगा दूं इसके एक्सिस में, ये रहा P, तो यहां पे देखिए इस फोर्स की वजह से दो चीजें आ सकती है, दो चीजें, या तो आपके इस फोर्स की वजह से कंप्रेसिव लोड, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ सकता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ सकता है, प्लस आपका बकलिंग स्ट्रेंथ आ सकता है, ठीक है। ओके, नाउ अगर शॉर्ट कॉलम्स की बात करें तो शॉर्ट कॉलम्स में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसके बकलिंग स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉलम्स, इन शॉर्ट कॉलम्स, ठीक है, हम शॉर्ट कॉलम्स की बात करते हैं, इज greater than बकलिंग स्ट्रेंथ। देखिए यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, बकलिंग स्ट्रेंथ को लगभग नेग्लिजिबल ही मान लिया जाता है जब हम शॉर्ट कॉलम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली बोलना चाहूं तो जो शॉर्ट कॉलम्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ही बात होती है, यानी कि यहां पर जो P की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा C इनटू एरिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स का पूरा जो है वो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर ही यूज हो जा रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का जो कॉलम्स होते हैं आपके, जो दूसरे टाइप्स के कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मीडियम कॉलम्स, ठीक है, मीडियम कॉलम्स। देखिए मीडियम कॉलम्स क्या होता है, ठीक है, वैसे हम बिल्कुल इसी लेवल पे बात करेंगे। देखिए मीडियम कॉलम्स में आपका क्या होता है, अगर आपका लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है, अगर आपका लेंथ ऑफ कॉलम आपके 8 टाइम्स डायामीटर से ज्यादा है लेकिन 32 टाइम्स ऑफ डायामीटर से कम है, तो उस टाइप के कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, मीडियम साइज कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, 8 टाइम्स डायामीटर से ज्यादा होगा लेंथ लेकिन 32 टाइम्स डायामीटर से कम होगा, और इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो भी 32 टाइम्स से बड़ा होता है लेकिन 120 टाइम्स से कम होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअली में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि लेंथ जो है वो 8 टाइम्स डायमीटर से ग्रेटर है बट 32 टाइम्स डायमीटर से कम है, और जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है वो 32 से ज्यादा है बट 120 से कम है, ठीक है। यहां पर जो लोड होता है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और बकल दोनों होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, यहां पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है, हम यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करते हैं, और यहां पे बकलिंग या फिर बकल को भी हम क्या करते हैं, बकलिंग स्ट्रेंथ को भी हम यहां पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट स्ट्रेस और आपका बकल दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं सिग्निफिकेंटली, ओके। जो तीसरा टाइप का आपका होता है, जो तीसरे टाइप का आपका कॉलम होता है, ठीक है, जो तीसरे टाइप का कॉलम होता है वो क्या होता है, चलिए उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का जो कॉलम होता है, चलिए तीसरे टाइप का जो कॉलम होता है वो होता है लॉन्ग कॉलम्स। चलिए एकदम मैं लॉन्ग कॉलम बना देता हूं, ये रहा आपका लॉन्ग कॉलम। यहां पे बिल्कुल सिंपल है, यहां पे जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 32 डायमीटर है, ठीक है, और यहां पे जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो ग्रेटर देन 120 होता है। तो इन दोनों केसेस के लिए जो हमारा कॉलम डिफाइन होता है वो होता है लॉन्ग कॉलम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम। यहां पे सिर्फ
और सिर्फ इस फोर्स की वजह से अगर मैं डिस्कस करूं, अगर आपका कॉलम बहुत लंबा है, ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से यहां पे सिर्फ और सिर्फ बकल होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम नेग्लेक्ट या नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये रहा आपका बकल, ठीक है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हियर वी ओनली डील विद दी बकलिंग लोड, यहां पे सिर्फ हम लोग बकल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए स्लेंडरनेस रेशियो, बकलिंग फैक्टर, बकलिंग लोड, ये सब जानना बहुत जरूरी था। इसी के बाद हम इसके फॉर्मूला वाले जो वो है हमारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स पे हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम में आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है और स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। बहुत कम ही जगह है जहां पे ये पूरी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग कॉलम होगा तो आपकी लेंथ लेस देन 8 डायमीटर होगी, स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 होगा। मीडियम कॉलम होगा तो 8D टू 32D के बीच में होगा और स्लेंडरनेस रेशियो 32 टू 120 के बीच होगा। और अगर लॉन्ग कॉलम होगा तो वहां पे 32D से ज्यादा उसकी लेंथ होगी और स्लेंडरनेस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 120 होगी, ठीक है। शॉर्ट कॉलम से हम लोग सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डील करेंगे, लॉन्ग कॉलम्स में हम लोग सिर्फ बकलिंग को डील करेंगे और जो मीडियम होते हैं उसमें हम दोनों को सिग्निफिकेंटली डील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। कॉलम एंड स्ट्रट्स का जो सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है आपका, ठीक है। नाउ कॉलम एंड स्ट्रट्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चली है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में पढ़ाऊंगा और उसका जनरल लेंथ जो कॉलम है उससे क्या रिलेशन होता है और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दिखाएं जो कि जनरल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम एंड स्ट्रट्स के कॉन्सेप्ट है। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।